हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का है वो है मेरीन सिक्योरिटी का। ठीक है, अब मेरीन सिक्योरिटी में भी जो स्पेसिफिक पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के चैलेंजेस के बारे में, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी में उसका क्या रोल है। अंडमान एंड निकोबार बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के आइलैंड्स जो हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप राइट में देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन किस तरीके से है। ये मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए किस तरीके से नॉर्थ, मिडिल और लोअर अंडमान आइलैंड्स हैं। उसके बाद लिटिल अंडमान आता है, इसके बाद नीचे निकोबार आइलैंड्स में सबसे पहले कार निकोबार, देन लास्ट में ग्रेटर निकोबार। ये आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। बीच में जो आपकी लाइन निकलती है जो इनको डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है। ये लोकेशन की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो आगे का सब्सिक्वेंट टॉपिक भी अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ पर लिटिल अंडमान और ग्रेटर निकोबार के बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई हम चैलेंजेस तो पढ़ने जा रहे हैं अंडमान निकोबार के, लेकिन अंडमान निकोबार की इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। हमारे इंडिया के मेन लैंड से, चाहे कोलकाता बोलें, विशाखापट्टनम बोलें या चेन्नई, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है या इधर थाईलैंड है, ऊपर म्यांमार है, उनसे कितने कम दूरी है अंडमान निकोबार की। आप देख सकते हो इंडोनेशिया से तो सिर्फ 163 किलोमीटर्स ही है, या 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। ये चीज़ हमें बताती है कि इंडिया की जो ये अंडमान निकोबार की क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। किससे? हमारे ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाती हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो ट्रेड वगैरह हम कर रहे हैं, अंडमान निकोबार को अगर हम एक ऐसा बेस बनाते हैं जो इंडिया से इनडायरेक्टली क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके इन एशियन कंट्रीज़ की, तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत ही वायबल लोकेशन बन जाती है। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री एस्पेक्ट। देखो क्या है कि यहाँ पर आपका पड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रेड वहाँ से पास होकर ही जाता है। चाइना का जो मैक्सिमम ऑयल ट्रांसपोर्ट है, फूड ट्रांसपोर्ट है, वो वहीं से होता है। अगर इंडिया किसी भी तरीके से कल चाइना के साथ वॉर में आता है, हमें ये बात पता है कि भाई इस वाले एरिया में, यहाँ अरुणाचल में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपनी को क्या करता है, वहाँ पर उस एरिया को क्लेम करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट लद्दाख रीजन में तो हमने देखा है कि रिसेंटली इंडिया और चाइना का क्या हुआ है, स्टैंड ऑफ भी हुआ है। तो गलवान वैली का वो आपको पता ही होगा। तो इंडिया कभी भी जो है ना, क्या है कि चाइना के साथ एक वॉर जैसी सिचुएशन में अगर आ जाता है तो चाइना हमारे ऊपर क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा कि भाई ये जगह हमें दो, हमने अपनी आर्मी घुसा ली है। लेकिन इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकता है, वो यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा सकता है, और ये इस तरीके का चेक पॉइंट चाइना के ट्रेड रूट को रोक देगा। तो इंडिया कल नेगोशिएटिव सिचुएशन में आ सकता है, नेगोशिएशन अच्छे से कर सकता है अगर इस रीजन पर इंडिया का क्या है, होल्ड हो जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो नेक्स्ट है बफर जोन। ये सेपरेट पॉइंट मैंने यहाँ क्यों बताया है, क्योंकि कल अगर इस फ्रंट पर लड़ाई होती है, ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। अगर आप देखो इस फ्रंट पर यहाँ लड़ाई होती है, ठीक है, तो इंडिया की मेन लैंड से तो ये कितना डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का। कम से कम इंडिया की मेन लैंड पर इम्पैक्ट
नहीं आएगा। लड़ाई जो भी होगी, इंडिया अगर उसको अंडमान एंड निकोबार रीजन पर ही सॉल्व कर लेती है तो एटलीस्ट इंडिया के लोग जो एक मेनलैंड रीजन में जो हाईली पॉपुलेटेड है वहाँ इम्पैक्ट इंडिया में नहीं आएगा। इसलिए एक बफर जोन भी प्रोवाइड कर देता है ये अंडमान निकोबार का रीजन इंडिया के लिए। अगर लड़ाई किसी से हो और वो यहाँ इस फ्रंट पे होने लगे तो आप देख सकते हो कि हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी, लड़ाई के कांटेक्ट में आ जाएगी। ये 3 ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो और भी हो सकते हैं लेकिन ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आप स्ट्रेट फॉरवर्डली लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये इसके साथ ही कनेक्ट हो सकता है। एक पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इंडिया का जो है अंडमान निकोबार रीजन 30% ऑफ द इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। इसमें आपको समझना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखो, जो मेनलैंड है, अब यहाँ पर मेनलैंड हम किसको बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड को बोल रहे हैं। किसी भी कंट्री की जो मेनलैंड है, हमारे कंट्री के पार्ट है अंडमान निकोबार, तो उसका आइलैंड से 200 नॉटिकल माइल्स जो रीजन आता है सी का, है ना, आइलैंड से जो भी 200 नॉटिकल माइल्स का जो रीजन आएगा सी का, वो किसी भी कंट्री को क्या करता है, किसी भी आइलैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक परमिशन देता है वाया यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी, जो कन्वेंशन है लॉज ऑफ सी का, उसके थ्रू कि इस रीजन में जो भी मैरीन रिसोर्सेज हैं वो कंट्री क्या कर सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए, उसके ऊपर उसका हक है। तो अगर इंडिया को आप देखो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की वजह से इतना ज़्यादा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है कि इंडिया यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकता है, हक जता सकता है उस रीजन पर, तो ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया आता है, जो पूरी कंट्री का जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके कंपैरिजन में वो 70% हो गया। और ये सिर्फ अंडमान का रीजन 30% ऐसी एक्सक्लूसिव मेरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए परमिशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज के थ्रू देता है। तो ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है। दो हम एक टेक्नोलॉजी ऐसी आज तक नहीं डिवाइस कर पाए हैं कि जो भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं हमारे, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। वी आर स्टिल इन वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बट येस ऑफ कोर्स इन फ्यूचर ये नोड्यूल्स, ये मेटल्स, ये रिसोर्सेज हम ऑब्वियसली वहाँ से क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड रीजन में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये भी हमें इंडिया में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए ये पॉइंट अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा चाइना की स्ट्रैटेजी। चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी में वो चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो एक नेटवर्क क्रिएट करे। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन के अराउंड, यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट करे जो उसको कमर्शियल और मिलिट्री बेस या पोर्ट्स प्रोवाइड करे। अब इस तरीके से वो क्या करता जा रहा है, इंडियन ओशन में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाता चला जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल, श्रीलंका में है हम्बनटोडा पोर्ट, वो यहाँ पर अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, ये पोर्ट बहुत ही वैल्यू रखता है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया को भी काउंटर करने के लिए। ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में इंडिया ने ईरान में छाबार पोर्ट बनाया हुआ है इसको काउंटर करने के लिए। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। आप देखो म्यांमार में, बांग्लादेश में, तो चाइना करता क्या है, चाइना क्या करता है, किसी भी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा पैसे देता है, लालच देता है, और उससे कहता है कि भाई हम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, सारे प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी होगी वो चाइना देखेगा, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या देना, एक लैंड देनी है, और आपके लिए हम बहुत बड़ा एक लोन अमाउंट अपने आप ही सैंक्शन कर रहे हैं। कोई भी कंट्री कहती है कि ठीक है, अगर आप सब कुछ पैसा अपना लगा रहे हो तो हमें छोटी सी ज़मीन देने में कोई नुकसान नहीं है, हम दे देते हैं। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है नॉन वायबल, वो चलता ही नहीं है, उससे पैसे ही जनरेट नहीं होते। जब उससे मनी जनरेट नहीं होता तो जो कंट्री होती है, लेट अस सपोज कोई भी कंट्री ले लो XYZ, वो कैसे आ जाती है, डेट में आ जाती है। वो कहती है हम तो ये लोन अब चुका ही नहीं पा रहे, सॉरी चाइना। चाइना कहता है कोई बात नहीं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम करो, वो लैंड हमें लीज पर दे दो लंबे टाइम के लिए, 100 ईयर्स की लीज पे दे दो, या वो प्रोजेक्ट अब हमारा हो गया, वो लैंड अब हमारी हो गई, आप लोन तो चुका नहीं पा रहे, हमें अलाउ करो कि हम यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना लें।
अब उस कंट्री के पास ना कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो कहती है चलो ठीक है, लोन तो कम से कम ख़त्म हो, आप मिलिट्री बेस बना लो। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। ये एक मेन आइडिया है जो चाइना का है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को क्या करें, हम एक तरीके से उनके छोटे छोटे लैंड एरियाज़ में अपना जो है क्या बनाएं, कमर्शियल बेस बना लें, मिलिट्री बेस बना लें या पोर्ट बना लें। इस तरीके के आइडिया है उनका। और ऐसा करने से वो इंडियन ओशन रीजन को क्या करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस अपनी बढ़ाते हैं। जब अपनी वो इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे तो वो ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे, रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और फ्यूचर में क्या है कि अगर इंडिया को काउंटर करना है तो थ्रू आउट इंडिया के नेबर से क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो नेवल बेस ऑलरेडी बन चुके हैं, एक तो ग्वादर पोर्ट मैंने आपको बताया पाकिस्तान का, और जिबोती का एक जिबोती पोर्ट जो है वो नेवल बेस वहाँ पर बना चुके हैं ऑलरेडी। इंडियन ओशन में चाइनीज़ सबमरीन्स की प्रेजेंस भी देखी जाती है। जैसे इस तरीके की न्यूज़ निकल के आती है, ये 22 जनवरी 2021 की लास्ट ईयर की न्यूज़ है, जहाँ पर ये बोला गया कि सबमरीन्स जो चाइनीज़ सबमरीन्स हैं उनको देखा गया है इंडियन ओशन रीजन में। इस तरीके की लोकेशंस मार्क करके दिखाई गई सैटेलाइट्स के थ्रू कि चाइनीज़ सबमरीन्स कैसे वहाँ पे सी फ्लोर मैपिंग कर रही हैं। अब सी फ्लोर मैपिंग से फ़ायदा क्या होगा, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में पता चलेगा कि कल अगर वॉर सिचुएशन होती है तो चाइना इंडियन ओशन में कौन से रीजन पे कहाँ पर इस टोपोग्राफी को यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। वहाँ पर वो ये भी कर सकता है कि कैसे अपने माइंस वगैरह बिछा सकता है, ये सब वो कर सकता है। फॉर व्हाट पर्पस, सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है या मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस डाटा को यूज़ कर सकता है। अंडर वाटर ड्रोन्स भेजता है वो अपने, और इस तरीके से वो मैपिंग कर रहा है उस सी एरिया की। पॉइंट ये है कि इस तरीके से जब सबमरीन्स देखी जाती हैं, रिपोर्ट होती हैं, तो पता चलता है कि चाइना की जो इंटेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की तरफ ना होकर के अपने बेनिफिट की तरफ ज़्यादा हैं। दो वो क्लेम करता है कि इट इज़ ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी पर्पस विच इज़ समटाइम्स क्वेश्चनेबल। बाकी चैलेंजेस और क्या क्या आते हैं हमें इस रीजन में, ये इंडियन ओशन रीजन में या अंडमान निकोबार के अराउंड जो चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहला कनेक्टिविटी। आपने देखा अंडमान निकोबार तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी रखता है अपने मेनलैंड एरिया से। तो जो कल कुछ ऐसा एक इमीडिएट एक्शन लेना हुआ और हमारे मेनलैंड से कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ी, तो इतना दूर है डिस्टेंस कि हम वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम अपनी इन्फ्लुएंस बनाने में लैग कर जाते हैं। जियोलॉजिकल वॉलेटिलिटी, इसका मतलब हुआ कि एक हाईली सिस्मिक एक्टिव जोन में आता है अंडमान एंड निकोबार, जहाँ अर्थक्वेक वगैरह होने के या सुनामी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है कि कल अगर इंडिया या कोई और कंट्री से हेल्प लेकर के हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना भी लें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना लें, मिलिट्री बेस रख लें, तो क्या होगा कि एक अर्थक्वेक आता है, एक सुनामी आता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस कंट्री को हो सकता है। इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कोई भी सी डील करता है। अंडमान निकोबार के अराउंड भी जो सी है, बे ऑफ बंगाल रीजन का जो सी है, वहाँ वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि इलीगल फिशिंग। छोटे मोटे मछुआरे डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं और वहाँ पर इलिसिट तरीके से फिशिंग करने की कोशिश करते हैं। देन ट्रैफिकिंग हो रही है, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट एरिया है सी का, जो क्या होता है कभी कभी सर्वेलेंस में नहीं आ पाता, और जब वो नहीं आ पाता तो उसका फ़ायदा उठाते हैं इस तरीके के लोग जो वहाँ पर ट्रैफिकिंग करते हैं। पोचिंग होती है मैरीन एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, किस तरीके से मैरीन ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है, उनको मार्केट में इलीगली सेल किया जाता है, उनकी कीमत भी मिलती है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी इलीगली क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इलीगल माइग्रेशन होता है, इस तरीके की न्यूज़ आती है कि भाई म्यांमार से कुछ लोग जो है फिशिंग बोट वाले थे, इस तरह के क्रू मेंबर्स, और वो क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे एरिया को, और कोस्ट गार्ड ने उनको पकड़ लिया। ऐसी कुछ न्यूज़ हमें कहीं ना कहीं न्यूज़ में दिखती रहती है। तो इलीगल माइग्रेशन कहाँ से, म्यांमार से लोग आ रहे हैं कंट्री के अंदर, बांग्लादेश से भी सी का रूट लेकर के अंदर आ रहे हैं, या फिर थाईलैंड से, मलेशिया से, इस तरह से लोग जो है क्या करते हैं, इलीगल तरीके से कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो सी बॉर्डर है वो क्या है, कुछ ना कुछ पोरस होता ही है, तो वहाँ पर जब हमारा सर्विलेंस अच्छा नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। क्लाइमेटिक क्राइसिस तो चल ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, आपको पता है। इसको अगर हम लिंक करें कोरल
रीफ्स के साथ, तो कोरल रीफ्स का भी इशू है कि वहाँ पे किस तरीके से मेरीन इकोलॉजी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है और मर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आपको पता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ का इशू आपको पता है। दीज ऑल आर द बेसिक आस्पेक्ट्स किसी भी सी एरिया के हो। और बे ऑफ बंगाल में तो आप ऑलरेडी देख रहे हो किस तरीके से वहाँ पर साइक्लोन्स भी अब बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो पहले आया करते थे उसके कंपैरिजन में साइक्लोन्स का नंबर भी, और इनफैक्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव साइक्लोन्स हैं, जो सुपर साइक्लोन्स हैं, वो भी बढ़ गए हैं। क्लियर। पुअर कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का। यहाँ पर 3 तरीके की एजेंसीज़ हो गई। एक तो मेरीन पुलिस हो गई, दूसरा कोस्ट गार्ड हो गए, और तीसरा हमारी नेवी हो गई। ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है मैक्सिमम वो इंडियन नेवी की ही रहेगी, लेकिन कोस्ट गार्ड और मेरीन पुलिस इमीडिएट एक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं अगर नियर बाय एरिया में कोई इवेंट ऐसा होता है तो। लेकिन इनके बीच में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस की शेयरिंग नहीं होती, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होता, और प्लानिंग भी इनकी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। इसकी वजह से लूप होल्स को यूज़ करते हैं और ट्रैफिकिंग या इलीगल फिशिंग या माइग्रेशन इलीगल हो जाता है। तो ये बाकी अदर चैलेंजेस हैं। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले अंडमान निकोबार के चैलेंजेस हैं जो चाइना के रिस्पेक्ट में है। तो आप इनको कलेक्टिवली लेकर के अपना आंसर बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि भाई इंडिया ने अपनी तरफ से क्या एफर्ट शो करे हैं कि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है धीरे धीरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन में। पहले क्या था, जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स थी वो मेनलैंड की ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हमने अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप आइलैंड्स को क्या किया, कहीं ना कहीं इग्नोर भी किया। हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, और ओवर द 50 ईयर्स हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कितनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है अंडमान एंड निकोबार की। और आज इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेके आ रहे हैं अपने, और मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ बन सकता है कि इंडिया अब मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ा रहा है या मिलिटराइजेशन हो रहा है अंडमान निकोबार का, क्या ये सही है या गलत है? तो यू कैन फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंगली। आई एम जस्ट गिविंग यू द डाटा। सबसे पहला डाटा में सबसे पहला पॉइंट देखिए कि इंडिया ने क्या किया, 2001 में अपनी सबसे पहली ट्राई सर्विस कमांड यहाँ पर एस्टेब्लिश करी। फर्स्ट एंड ओनली इंडिया में, इनफैक्ट फर्स्ट एंड ओनली अंडमान निकोबार रीजन में ही ट्राई सर्विस कमांड आज की डेट में है। जब हम बोलते हैं ट्राई सर्विस कमांड, इसका क्या मतलब है कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स मिलकर के उस रीजन में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और मिलकर के उस रीजन को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस तरीके की थिएटर कमांड्स पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की रिकमेंडेशंस आई हैं कुछ कमिटीज़ की कि इंडिया में अलग अलग रीजन में कुछ थिएटर कमांड्स या ट्राई सर्विस कमांड्स होनी चाहिए। तीनों मिलकर ही किसी रीजन को सिक्योर कर सकते हैं। केवल आर्मी वहाँ पर लड़े या सिर्फ एयरफोर्स लड़े ये मुश्किल हो जाता है। तो सदर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इस तरीके की थिएटर कमांड्स होनी चाहिए। ये एक सेपरेट टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट है मिलिट्री फोर्सेस का नंबर भी क्या किया है, उस रीजन में बढ़ाया गया है। आप अगर देखें तो उस रीजन में वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट शिप्स या मिसाइल बैटरीज को इंक्रीज़ करा गया है। ये मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका INS कोहासा है या INS बाज है, INS कोहासा कहाँ है, शिवपुर एरिया में। शिवपुर एरिया ये रहा, ये वाला शिवपुर एरिया है, ठीक है। इंडियन नेवी शिप, वो कैम्बल एरिया कौन सा है, वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे रनवे का जो नेवल एयर स्टेशंस हैं उसके रनवेज जो हैं उसका लेंथ बढ़ा दिया गया। अब लेंथ जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ शिप्स जो वहाँ पर, नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और जब वॉर होगी तो हम ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अटैक करने की या अपने आप को डिफेंसिव मैकेनिज्म में लाने की। तो आप देख सकते हो इस तरह से इंडिया ने अपनी इंडियन नेवी शिप्स को यूज़ किया हुआ है। नेवल एयर बेस भी है ये तो बाज वाला, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये एक थिन जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए। और इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर चेक पॉइंट लगा सकता है अगर उसकी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर अच्छी हो तो। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया कि बहुत सारी वहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट करनी शुरू कर दी हैं। रिसेंटली जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी उसका नाम था कवच एक्सरसाइज। कवच एक्सरसाइज एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो 2021 जनवरी में हुई, और अंडमान एंड निकोबार कमांड जो फोर्स थी उसने इसको कंडक्ट करा। यहाँ पर अगर आप देखो तो एम्फेक्स 21, एम्फेक्स का मतलब हो गया एम्फीबियस एक्सरसाइज। ये एम्फीबियस एक्सरसाइज अगेन इंडिया ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज थी जो कंडक्ट हुई अंडमान निकोबार रीजन में। यहाँ पर नेवल वेसल्स जो थी
और आर्मी के जो एम्फीबियस ट्रूप्स थे वो दोनों यूज़ हुए। इसके अलावा एयरफोर्स की फ्लाइंग मशीन्स भी यूज़ हुई। तो इस तरीके की एक्सरसाइज कवच और एमफेक्स 21 कंडक्ट हुई अंडमान निकोबार रीजन के अराउंड, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में। और किस तरह से नेवल वेसल्स, आर्मी की फोर्सेस और फ्लाइंग मशीन्स एयरफोर्स की यूज़ होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जब इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहा है मतलब वो ट्रेनिंग कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर किसी भी तरीके के अटैक से। थोड़ा सा इसको यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपका मालाबार एक्सरसाइज। अगस्त 21 में ये मालाबार एक्सरसाइज ग्वाम कोस्ट पर होती है। ग्वाम कोस्ट आपको पता है कि लीज पर है, यूएस के अंडर है बेसिकली ये पोस्ट, और ये इंडियन ओशन रीजन में है। ये कोस्ट यूएस के अंडर है ये कोस्ट, और ये इंडियन ओशन रीजन में है। जो एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन से मेंबर कंट्रीज़ के बीच में? आंसर इज क्वाड मेंबर कंट्रीज़। अब क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं यू शुड नो। जापान इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर मैंने ये मैप्स ऑलरेडी दिखा दिया आपको। ये 4 कंट्रीज़ इस तरीके से क्वाड मेंबर्स हैं और मालाबार एक्सरसाइज करती हैं। इसका जो सेकंड फेज़ है वो अक्टूबर 21 में हुआ। तो इस तरीके की एक्सरसाइज भी ये बताती है कि एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म है जो इंडिया बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या डेवलप कंट्रीज़ के साथ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा अटैक हो तो हम कलेक्टिवली प्रिपेयर्ड हों उस फ्यूचर अटैक को रोकने के लिए। क्लियर? अब ये तो हो गया मैं मिलिट्री लेवल पर इंडिया ने क्या किया। अब इंटरनेशनल फोरम पे भी क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंडिया कर रही है जिससे वो पूरे वर्ल्ड का ध्यान लेकर आती है मेरीन सिक्योरिटी पर। तो आपको पता है कि अगस्त 2021 में इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि 21 एंड 23 तक 2 साल के लिए इंडिया क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हर मंथ इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है। तो इंडिया अगस्त वाले महीने में क्या था, प्रेसिडेंट था। और इंडिया ने सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाया कि हम यहाँ पर कोई भी जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट कंट्री उठा सकती है। तो इंडिया ने टॉपिक उठाया कि मेरीन सेफ्टी या मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रेट में है और ये सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके का भाषण पीएम मोदी ने यहाँ पर दिया और ये पहली बार था कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने यूएनएससी में जाकर के अपनी प्रेसिडेंटशिप के टाइम पर एक भाषण दिया हो और उस चीज़ को क्या किया हो कि उस टॉपिक को एनहेंस किया हो और कंट्रीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ को हाईलाइट कराया हो। क्लियर? तो यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के थे, मोदी जी ने जो हाईलाइट करे कि भाई जो है ट्रेड है ना वो फ्री मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए। इकोनॉमिकली सभी कंट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। ट्रेडिंग करते हुए किसी भी तरीके के हिंड्रेंस या डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। जिन कंट्रीज़ के बीच में मैरीटाइम को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं वो उन डिस्प्यूट्स को क्या करें, बातचीत कर करके या यूनाइटेड नेशंस की हेल्प लेकर के उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करें। जैसे कि वियतनाम है या फिलीपींस हैं, इनके कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इनके अपने हैं, लेकिन चाइना ने क्या कर रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके के कुछ केसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं जो चल रहे हैं। और भी डिस्प्यूट्स हैं, जापान रशिया के भी डिस्प्यूट्स हैं आइलैंड को लेकर के, जापान चाइना के भी डिस्प्यूट्स हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स क्या हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो उसको कंट्रीज़ आपस में सेटल डाउन करें। रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंडिया का ये मानना है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कंट्रीज़ की आपस में और वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल वर्ड को हम लिंक कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से कि किसी भी तरीके से मैरीटाइम एनवायरनमेंट या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे ना हो कि इकोलॉजी क्या हो जाए, हमारी इम्पैक्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और लास्टली वो ये भी कहते हैं इस प्रिंसिपल्स में कि कोई भी थ्रेट अगर आता है, कल कोई कंट्री ओवर एम्बिशियस हो जाती है और कोई थ्रेट क्रिएट करती है, तो भाई देखो क्या है कि सभी को मिल करके कलेक्टिवली कॉम्बैट करना चाहिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए मैरीटाइम एरिया में। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम में इन 5 पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। ये रिसेंटली अभी हुआ है, तो फ्यूचर में कब इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वी डू नॉट नो। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कल एक एस्से भी आ सकता है, एस्से में ये वैल्यूएबल पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए, डू नॉट वरी। नेक्स्ट इंडिया ने क्या काम किया है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU भी साइन किया है, दैट इज़ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी के कुछ 5-4 पॉइंट्स देना चाहें तो पहला पॉइंट ये दीजिए, दूसरा पॉइंट ये जरूर दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU साइन हुआ है जहां मिलिट्री बेस पर अलाउ किया जाएगा लॉजिस्टिक सपोर्ट, लड़ाई के लिए नहीं, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, जैसे कि फूड, जैसे कि फ्यूल,
अब मान लो कि ऑस्ट्रेलिया लड़ रही है इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल रीजन में, तो इंडिया का वो मिलिट्री बेस यूज़ कर सकती है फूड एंड फ्यूल के लिए, विच इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल क्या हो गया यहाँ पर एसोसिएशन हो जाती है। तीसरा जो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ वो है LEMOA। चलो होमवर्क तो क्या दे, थोड़ा हिंट ही दे देते हैं तुम्हें। ये यूएसए के साथ क्या हुई है, एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएसए का, जहाँ पर मिलिट्री बेसिस और नेवल पोर्ट्स, तो बेस कौन से हो गए, मिलिट्री बेस और नेवल पोर्ट्स, इनके बीच में क्या रहेगा, इंडिया और यूएस के बीच में एक्सेस रहेगा। 10 इसके थ्रू क्या कर सकता है इंडिया, ये आपको पता होगा डिएगो गार्सिया नाम का एक बेस है, मिलिट्री बेस अमेरिका का, यूएसए का। अब इंडिया को क्या मिल गया, उसका एक्सेस मिल गया है। कल लड़ाई होती है तो भाई इंडिया अब इस मिलिट्री बेस को भी यूज़ कर सकता है इंडियन ओशन में किसी भी थ्रेट को रोकने के लिए। और ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार का जो मिलिट्री बेस है वो यूएस भी यूज़ कर सकता है। ये LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये यूएसए के साथ है। ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, प्लीज़ यूज़ देम जुडिशियसली इन योर एग्जाम। अल्टीमेटली इंडिया की जो पॉलिसी है, अब चाइना की आपको मैंने बताई थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, या फिर चाइना की दूसरी पॉलिसी भी जिस तरीके की है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आपको पता होगा किस तरह से वो रोड कनेक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर रहा है थ्रू आउट दी इंडिया, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी लेके आता है नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी। अब इंडिया क्या कर रहा है, चाइना को घेर रहा है आसपास की कंट्रीज से। कैसे घेर रहा है, अपने नेवल बेस को एक्सपेंड करके। इंडिया वियतनाम की हेल्प लेता है, यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, जापान, ईरान, ठीक है, और सेशल्स, इस मंगोलिया, इन कंट्रीज़ को जो कहीं ना कहीं परेशान है चाइना से, जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में भी हैं चाइना से, उनके साथ क्या कर रहा है, एसोसिएशन बढ़ा रहा है अपनी स्ट्रैटेजिकली क्या कर रहा है, अपनी इस तरह के रिलेशंस क्रिएट कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन कंट्रीज़ के साथ, कि कल चाइना को काउंटर कर सके। और इंडिया को अगर वो घेरने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। अब मैंने आपको डिस्कस किया मिलिट्री लेवल पर इंडिया क्या कर रहा है, देन मैंने आपको डिस्कस किया पॉलिटिकल लेवल पर इंडिया क्या कर रहा है। अगर एग्रीमेंट की बात करी तो 2 एग्रीमेंट भी बता दिए। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेवल पर इंडिया क्या प्लान कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली जापान के साथ एक ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस साइन करी है, मतलब उसका जो लोन होगा वो जापान उठाएगी और जापान उस एरिया में क्या करेगी, डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी रीजन में अच्छा है तो हम कॉम्पैट करने में, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए कि नीति आयोग का अपना एक प्रोजेक्ट है जहां वो ग्रेट निकोबार को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। कैसे डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस एरिया को एक नया इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना। अब ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो बड़े बड़े बिग शिप्स होते हैं या बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें सामान आता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें इंडिया में क्या है ना, इंडिया में कोई किसी तरीके का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है नहीं। तो क्या होते हैं, ये बड़े शिप जो हैं इंडिया के मेनलैंड के पास नहीं आ पाते, तो इसलिए क्या होता है, मलेशिया या इंडोनेशिया में जा कर के ये सामान क्या होता है, अनलोड होता है। अनलोड होने के बाद ये छोटे छोटे शिप्स में 1 2 3 छोटे छोटे शिप्स में अनलोड किया जाता है और फिर ये छोटे शिप्स ये मेनलैंड तक, चेन्नई तक, कलकत्ता तक पहुंचते हैं। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि भाई हम ये इन कंट्रीज़ का सहारा क्यों ले बीच में, क्यों ना इंडिया को ही एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हब बना दिया जाए। अगर अंडमान एंड निकोबार एक ट्रांसशिपमेंट हब बन गया, अब मान लो पैसिफिक ओशन से सामान जाना है इंडियन ओशन के थ्रू, यहाँ इधर पैसिफिक ओशन से आप समझ लो अफ्रीका तक, तो क्यों ना बीच में एक अंडमान निकोबार जैसा एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बड़ा सा बनाया जाए। इंडिया भी इकोनॉमिकली उसमें क्या करेगा, ग्रो करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि कोई बना बनाया ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसकी मैनेजमेंट, उसका टेक केयर कोई और कर ले, तो वो ब्राउन फील्ड है। आप स्क्रैच से उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रहे, आप उसको बस टेक ओवर कर रहे हो उसको बेटर बनाने के लिए। ग्रीन फील्ड होता है कि स्क्रैच से आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं।
तो यहाँ अगर कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो मे बी फ्यूचर में क्या होगा, टूरिज़्म थोड़ा सा डेवलप कर सकता है। इस रीजन में क्या हो सकता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इसके कल्चर को दुनिया जानेगी। इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी भी एनहेंस होती है, मेनलैंड से कनेक्टिविटी भी एनहेंस होती है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में लेकर आएंगे इस एरिया को। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार को एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स या पावर प्लांट की तरह भी बनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर सोलर प्लांट्स, गैस प्लांट्स या डीजल जनरेटिंग स्टेशंस बनाए जाएं, लिक्विड नाइट्रोजन गैस बेस पावर प्लांट्स बनाए जाएं। एनटीपीसी ने तो ये करने की कोशिश भी कर दी है, ठीक है, ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है 50 मेगावाट का। तो इस तरीके से इंडिया अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर। क्लियर? ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार करके एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में जो अभी प्रिडिक्टेड फोटोग्राफ है ये इस तरह से निकल के आई है कि हम इस रीजन को क्या करेंगे, इस आर्क को डेवलप करेंगे। ये डेवलपमेंट आर्क रहेगा और जो पीछे का रीजन ग्रीन दिखाया जा रहा है ये प्रिजर्वेशन जोन रहेगा। एंड ग्रेटर निकोबार में क्या होगा, ग्रेट निकोबार में हम इस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे इन रीजन्स पर, कुछ लेजर के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएंगे और इस तरह से हम इस रीजन को क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नीति आयोग का दूसरा प्रपोजल है लिटिल अंडमान के लिए। मैंने आपको ये आइलैंड की लोकेशन स्टार्टिंग में ही दिखाई थी। नीति आयोग का ये सब प्रपोजल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल से होने ही वाला है, ये प्रपोजल्स हैं। क्या होता है वो फ्यूचर की बात है। प्रपोजल ये कहता है कि एक न्यू ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी बनाई जाए, एक ऐसी सिटी ही डेवलप कर दी जाए लिटिल अंडमान की जिसे हम एक सिंगापुर ऑफ इंडिया बोल पाए। अब सिंगापुर आपको पता है कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो अगर हम इस तरीके से सिंगापुर के मॉडल पर लिटिल अंडमान को डेवलप करें, क्योंकि आपको पता है आज इस रीजन में कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, पोर्ट ब्लेयर डेवलप्ड है। पोर्ट ब्लेयर के अलावा और आइलैंड्स तो इतने डेवलप्ड नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि लिटिल अंडमान को क्या बनाया जाए, एक मिनी सिंगापुर बना दिया जाए। क्लियर? अब इंटरनेट कनेक्टिविटी तो सबसे वाइटल पॉइंट है। कल मिलिट्री पर्पस हो, सिविलियन पर्पस हो या आपका कोई पॉलिटिकल पर्पस हो, कनेक्टिविटी का पर्पस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पर्पस हो, सब चीज़ों के लिए एट द एंड इंटरनेट तो चाहिए ही। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, चेन्नई से एक अंडर द सी सबमरीन केबल सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा रही है। ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन क्या करेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगी अंडमान एंड निकोबार रीजन में। इट इज़ अ वेरी वेरी वाइटल स्टेप। ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया इन सब एस्पेक्ट्स पर सोचने लगा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इतने सालों से हमने इन चीज़ों को नहीं किया था। ये तो चलो इंटरनेट तो आज आया, लेकिन मिलिट्री वगैरह या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सब चीज़ें हमने इतना पहले से नहीं सोची थी। आज हम अंडमान को बहुत ही ज़्यादा फोकस तरीके से देखते हैं, इसलिए यूपीएससी में ये अलग से एक सेपरेट मेंस में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये सब तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कल आपसे कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव इम्पैक्ट्स का पूछता है या आप कंक्लूजन में कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया की इमेज को खतरा है। इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है, मिलिट्री की पावर बढ़ाते चले जा रहा है। जब इंडिया मिलिट्री की पावर बढ़ा रहा है तो इंडिया और चाइना में अंतर ही क्या रहा, क्योंकि आसपास की जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, ये रहा लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वो तो थ्रेट में आएंगी ना। म्यांमार है या थाईलैंड है या इधर बांग्लादेश है, वो लोग क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि भाई इंडिया जो है जानबूझ के अपनी इस मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें डराना चाहता है, हमें थ्रेट में रखना चाहता है। लेकिन इंडिया को ये सोचना है कि वो ऐसा ना करे। इससे अच्छा है कि वो इन सभी कंट्रीज़ के साथ क्या करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे। जो काम चाइना नहीं कर रहा है वो इंडिया करे। इंडिया इन सभी कंट्रीज़ को क्या लेकर चले, इनको लूप में लेकर चले, कॉन्फिडेंस में लेकर चले और इन्हें बताए कि ये आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है। नेवर वरी अबाउट दिस। एंटागोनाइजिंग चाइना, इंडिया ये भी कर सकता है कि जब इतना मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, किसी भी तरीके की आपने बोला कवच एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा चाइना को और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने पर। चाइना बोलेगा कि भाई आप लोग तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री बढ़ा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, चलो ठीक है हम बताते हैं आपको। अब ये क्या है कि बस चिढ़ाने वाली बात है सामने वाले को, वो पहले ही चिढ़ा बैठा है, तुम उसको और ज़्यादा उसके फ्यूल करे जा रहे हो। चलो ठीक है, मतलब अब जो चिढ़ता है, हमें तो अपना काम करना ही है, डर के थोड़ा ना रहेंगे।
एनीवेज, क्वाड इन्वॉल्वमेंट अगर हम अपना बढ़ा देते हैं, अब क्वाड कंट्रीज़ के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, हम उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं, पर इंडिया को बस इस बात का ध्यान रखना है कि कल इतना ज़्यादा ये इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए कि ये बाकी कंट्रीज़ इंडिया का जो एक लीडरशिप रोल है अंडमान का, वो कहीं ना कहीं खो ना जाए इंडिया का। क्लियर? ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा मिलिट्री बेस कोई कंट्री दूसरी यूज़ करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे और कहीं ना कहीं इंडिया सेटबैक ले ले और रीजन कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के कंट्रोल में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दो इंडिया इज़ ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो दीपक आप्टे इनके हेड थे, ये मेरीन बायोलॉजिस्ट हैं। इनकी अंडर में एक कमेटी थी, 15 मेंबर कमेटी, और उन्होंने कहा था कि भाई एक गैलेथिया बे करके एक जो रीजन है वो जायंट लेदरबैक टर्टल की साइट है और वो बहुत बड़ी आइकॉनिक साइट है। अगर आप इस तरीके के ग्रेट निकोबार में या इसके आसपास लिटिल अंडमान में कुछ ऐसे रीजन्स को डेवलप करने की सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस साइट्स को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और इकोलॉजी को क्या करेगा, ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा। हम जब नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे तो हम सभी एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, कभी भी एक मल्टी डायरेक्शन में लिखना, सिंगल डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शनल में आंसर कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं सोशल एंगल बता रहा हूँ। सोशल एंगल ये है कि इंडिया की एक शॉम्पेन पॉलिसी है 2015 की। अब शॉम्पेन या निकोबारीज ट्राइब्स हैं, लोकल ट्राइब्स हैं उस रीजन की, आपको पता है ये स्पेसिफिक टू अंडमान एंड निकोबार रीजन है। शॉम्पेन पॉलिसी 2015 की ये कहती है कि भाई ये जो लोकल ट्राइब हैं इन्हें इंडिया कभी भी क्या करेगा, परेशान नहीं करेगा। इंडिया इनको इनके हाल पर छोड़ेगा, जैसे ये रहते हैं, जो इनका कल्चर है, इंडिया उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं लेकर आएगा, आउटसाइडर्स वहाँ पर इंट्रूड नहीं करेंगे। लेट देम लिव द वे दे वांट टू। अब तुम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चलाते हो वहाँ पर, इतने वहाँ पर क्या आते हैं, प्रोजेक्ट चलने से टूरिस्ट आते हैं, लेजर एरिया बढ़ता है, टूरिस्ट बढ़ जाते हैं, वहाँ पे ट्रेड बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनको तो दिक्कत होगी ही होगी। तुम उनके घर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कर रहे हो और फिर उनकी परमिशन भी नहीं है, कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट लेकर ना है इन लोगों के बीच में, और इंडिया की अपनी खुद की शॉम्पेन पॉलिसी भी क्या हो जाती है, फिर वायलेट हो जाती है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडिया को सिस्टर आइलैंड्स का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अब सिस्टर आइलैंड्स क्या होता है, देख भाई मैं आइलैंड हूँ, एक है तुम्हारा आइलैंड, लेट अस से फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड, आपको इसकी लोकेशन देखनी चाहिए रीयूनियन आइलैंड की, और इधर क्या हो गया, इधर आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया। अब इनको, या कोई एक और आइलैंड है यहाँ पर, इन 3-4 आइलैंड्स को हम क्या करें, सिस्टर आइलैंड्स की तरह बनाएं, इनका डेवलपमेंट एक जैसा हो, इनके बीच में सर्वेलेंस बहुत अच्छी हो, डाटा शेयरिंग हो, इनके प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ सिमिलर हो, किसी भी तरीके के थ्रेट अगर होता है तो ये मिलकर के उसको काउंटर करें। इस तरीके का फ्रेमवर्क अगर होता है सिस्टर आइलैंड्स का, तो इंडियन ओशन रीजन में या बे ऑफ बंगाल रीजन में, अंडमान के अराउंड एक ऐसा सेफ्टी नेटवर्क क्रिएट होगा कि कोई भी कंट्री, चाइना जैसी बड़ी कंट्री, अपने सबमरीन्स भेजने से डरेगी, क्योंकि सभी सिस्टर आइलैंड्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर वर्किंग एज अ टुगेदर सिंगल यूनिट। क्लियर? इंडिया के लिए ये भी बोला गया कि इंडिया अंडर सी सेंसर चेन्स को यूज़ करे। ये अंडर सी सेंसर चेन्स क्या हैं, ये बेसिकली क्या है, फिश हुक SOS नेटवर्क है। SOS नेटवर्क क्या होता है, साउंड ऑफ सर्विलेंस। कोल्ड वॉर के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस तरीके के सेंसर्स अंडर द सी लगाए गए थे मॉनिटर करने के लिए। आज के टाइम में वो जियोलॉजिकल चेंजेस जो अर्थ में हो रहे हैं सी सरफेस में, उनको यूज़ करने के लिए करे जाते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह को, वेंट वगैरह को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन US जापान अभी भी इस तरीके के फिश हुक नेटवर्क को यूज़ करता है ताकि चाइना की सबमरीन एक्टिविटी पर चेक लगाया जा सके। अब इस तरीके से क्या है कि लेट सपोज ये पूरा इंडियन ओशन है, ये आपका पूरा इंडियन ओशन हो गया नीचे का, तो इस तरीके से यहाँ अंडमान निकोबार हो गया, तो एक हुक तो ऐसा है और एक हुक ये वेस्टर्न कोस्ट पर आए जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ के अराउंड हो गया। ऐसे डबल हुक फिश हुक पॉलिसी इंडिया यूज़ करे, जहाँ पर अंडर सी सेंसर्स लगे हों और उसको एक्सटेंड कर ले US जापान के साथ मिल करके, इंडिया उसका पार्ट बन जाए।
ये इंडिया जब करेगा तो इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रेटजी है चाइना की उसको काउंटर कर सकता है इसके थ्रू। तो ये अब सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते इसकी ना डायरेक्ट कोई खुलासा होता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बातें होती हैं कि भाई कहाँ पर ये सेंसर्स लगे हैं कहाँ नहीं लगे। अब ये ओपन हो जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या। ऐसा प्रिडिक्शन है कि इस फिश हुक एसओएस नेटवर्क का यूज़ करते हैं यूएस जापान, और इंडिया भी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, डिप्लोमेटिकली इनसे बात करके कांटेक्ट करके उसका पार्ट हो सकता है। हो भी गया हो, वी कैन नॉट कमेंट राइट नाउ। एनीवेज, इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है, अपनी सर्विलेंस को और स्ट्रेंथन कर सकता है, लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स यूज़ कर सकता है जैसे पोसाइडन 8I, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच सकता है अंडमान एंड निकोबार रीजन की, कि मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले और मिलिट्री पोटेंशियल को भी अपने जिस तरह से बढ़ा रहा है उसको मेंटेन रखे। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अंडमान एंड निकोबार को लेकर के किसी भी तरीके के सिक्योरिटी एस्पेक्ट से क्वेश्चन अगर बनता है तो आई होप कि आप कैपेसिटी रखते हैं अब उस क्वेश्चन को डील करने की। सभी तरीके के फैक्चुअल पॉइंट्स और अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे महात्मा गांधी जी की एक जनरल कोट के साथ कि कभी भी ह्यूमैनिटी में फेथ लूज़ नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी तो एक ओशन की तरह है, अगर कुछ ओशन की ड्रॉप्स डर्टी हो भी जाती हैं तो ओशन अपने आप में पूरा डर्टी नहीं हो जाता। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।